हाँ, तो विद्यार्थीगण, आप लोग को हम पढ़ा रहे थे रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, जो चैप्टर हमारा फर्स्ट था क्लास 11th का। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम में हम लोग पहला नियम पढ़े थे बाबू, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम पढ़े हैं क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहला नियम पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना था वह है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। तीसरा नियम जो हम लोगों को पढ़ना है वह है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। ठीक है। चौथा नियम जो हम लोग को पढ़ना है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम। और पांचवा जो आप लोगों को पढ़ना है उसको बोलते हैं गैलुसैक का नियम। गैलुसैक का नियम। और छठा जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना एवोगाद्रो का नियम। ठीक है। यही 6 नियम जो है बाबू, जो रासायनिक संयोग में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। रासायनिक संयोग में ये 6 नियम जो हैं आप लोगों को पढ़ना है। इसी नियम के आधार पर रासायनिक जो हैं क्रियाएं सब होंगी। वह कैसे होता है, पहला हम लोग पढ़ा दिए थे, रासायनिक संरक्षण का नियम मैंने पढ़ा दिया था। और दूसरा नियम है बाबू स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह फ्रांस के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, जो 1774 ईस्वी में इस नियम को दिया था। ठीक है। इनके अनुसार क्या बोलता है कि इनके अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित अनुपात, कहता है इनके अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जाए। मतलब ये कहता है, स्थिर अनुपात के नियम में कहता है कि यदि तत्वों का किसी भी विधि द्वारा या किसी भी स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाए तो उनका अनुपात सरल होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया है बाबू, जैसे लिखा हुआ H2O। H2O का मतलब होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है H2 और प्लस होता है O से, H2 प्लस O से। तो H2 का जो द्रव्यमान होता है बाबू, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। दोनों को जब आप कट करेंगे तो मिलेगा क्या, 1:8। इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वह होगा 1:16। अब यह जल का जो स्रोत है, यह जल चाहे आप जहाँ से प्राप्त करें, चाहे आप नाले से प्राप्त करें, चाहे आप नदी से प्राप्त करें, चाहे आप समुद्र से प्राप्त करें, ठीक है, चाहे आप झरना से प्राप्त करें, ठीक है, चाहे आप कुआं से प्राप्त करें, इत्यादि etc। आप कहीं से भी इस पानी को प्राप्त करें, उनका अनुपात हमेशा यही रहेगा 1:8। इसीलिए इसको बोला जाता है बाबू स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, कि यह किसी के पर निर्भर करता नहीं है, स्रोत चाहे जो भी हो। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, कहता है जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 ईस्वी में, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 ईस्वी में इस नियम को दिया। इनके अनुसार क्या था से समझिए, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करके
दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उनमें एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान और दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो यह एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू गुणित अनुपात का नियम। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जब दो तत्व आपस में मिलाया जाता है तो इनको मिलाने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होगा, तो एक तत्व का द्रव्यमान नियत रहेगा और दूसरे का द्रव्यमान अलग अलग होता है, बट उनका जब अनुपात निकाला जाएगा तो वह अनुपात जो होता है वह सरल गुणित अनुपात कहलाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। जैसे में आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं बाबू। जैसे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, जगह थोड़ा कम है बट आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे आपने नाम सुना है CO का, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह बनता कैसे है, तो C+O2 से C+O से बनेगा, C+O से तो बन जाएगा क्या, कार्बन डाई। इसमें क्या क्या रहेगा, कार्बन रहेगा और क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। कार्बन और क्या रहेगा, ऑक्सीजन। अब देखेंगे बाबू कि कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12। ठीक है ना। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है बाबू, तो 16। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, एक और बनेगा बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या तो 16 दूनी 32 होगा जी। अब देखो ध्यान से, तो दोनों यौगिकों में क्या देख रहे हैं हम लोग, सिमिलर क्या देख रहे हैं। पहले में दोनों यौगिकों का देखो अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात नियत है, बट दूसरे में देखिए तो दोनों का द्रव्यमान का अनुपात नियत नहीं है। तो जब आप अनुपात निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे, अनुपात। जब आप अनुपात निकालेंगे बाबू, तो अनुपात में क्या पता चलेगा, देखिए तो जब आप अनुपात निकालिएगा किसका, O और O का, O और O का, तो पहले O का अनुपात दिया हुआ है 16 और दूसरे O का अनुपात दिया हुआ है 32। आप कट करिएगा तो एक अनुपात आ जाएगा 2। देखिए यह एक सरल अनुपात है, इसको कहते हैं सरल अनुपात। मतलब आप समझ रहे हैं बाबू कि गुणित अनुपात के नियम में दो तत्वों का द्रव्यमान जब लिया जाता है तो पहले का द्रव्यमान नियत रहता है और दूसरे का द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो देखिए इसका 16 है और इसका 32 है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से बन जा रहा है बाबू क्या, 1:2 अनुपात बना। इसके और भी एग्जाम्पल है, पहले इसको आप छाप लो, उसके बाद में अगला एग्जाम्पल बता देता हूँ। देख लिए 3 नियम आप लोग देख लिए थे, और तीसरा नियम का जो एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है गुणित अनुपात के नियम का एग्जाम्पल दिया हुआ SO2 और एक लगाया हुआ SO3। SO2 में हम लोग देखते हैं बाबू AS अनुपात किसका, O2 का। ठीक है, तो एस का द्रव्यमान जो होता है बाबू वह हो जाएगा कितना, 16। ठीक है कि नहीं, 16 नहीं 32। एस का होता है कितना, 32, और O2 का जो द्रव्यमान होगा वो भी होगा 32। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बाबू कि एस अनुपात O3 रहेगा, तो एस का जो दिया हुआ द्रव्यमान है एस का होता है बाबू कितना, तो आप अभी लिखे हैं 32, और O3 रहेगा तो ये हो जाएगा 48। इसका मतलब देखिए तो पहले तत्व का अनुपात दोनों का क्या है, समान है, स्थिर है। लेकिन इनका यदि अनुपात निकालेंगे, अनुपात किसका, दूसरे तत्व का अनुपात, तो दूसरे तत्व में हम लोग लिए हुए हैं, एक है O2 और दूसरा है O3। तो एक है बाबू 32 और दूसरा है आपका 48। 16 से काट दो, 16 दूनी 32 और 16 48। देखिए एक सरल अनुपात निकल करके आ जा रहा है, 2:3। तो यही बोलता है गुणित अनुपात का नियम कि पहले तत्व का जो द्रव्यमान है वो नियत रहता है और दूसरे तत्व का द्रव्यमान अलग अलग रहता है। ठीक है, तीसरा जो है बाबू आप लोगों को पढ़ना है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। इस नियम को रिचर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनके अनुसार दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो उसी अनुपात या उसके गुणित अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थीगण कि यदि हम लोग 3 तत्व लेते हैं, एक दिया हुआ है Na, दूसरा लेते हैं Cl और एक दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो देखिए इसका ऐसे बना रहे हैं एरो, ध्यान दीजिएगा एरो कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर बना देगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। अब सब का अनुपात हम लोग देखते हैं विद्यार्थीगण। तो आपको पता है कि Na का द्रव्यमान होता है 23 और इसका अनुपात लेंगे क्लोरीन के साथ, तो यहाँ होता है 35.5। सोडियम का द्रव्यमान होगा 23, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। अब देखिए इन दोनों का द्रव्यमान सेम है, तो नया जो प्रोडक्ट बनने वाला है वह 1:35 का होगा, 35:1 का होगा। HCl जो बन जाएगा तो H का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1, और दूसरे का द्रव्यमान जो दिया गया है विद्यार्थीगण वह हो जाएगा कितना, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यह जो दिया गया है वह दिया गया कितना 35.5, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यह जो द्रव्यमान होगा इन दोनों द्रव्यमानों से यह मिल करके तैयार होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है। विद्यार्थीगण समझने वाली बात यह है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू गैलुसैक का नियम। क्या पढ़ेंगे, गैलुसैक का नियम। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे, हम लोग जब देखेंगे बाबू गैलुसैक का नियम में, तो गैलुसैक का नियम जो कहता है वह कहता है क्या कि किसी गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारक तथा सभी उत्पाद एक सरल आयतनात्मक अनुपात में होते हैं। मतलब इनका आयतन क्या होगा, समान रहेगा, लेकिन रहेगा क्या, यह गैस रहेगा। जैसे हम लोग लेते हैं बाबू एग्जाम्पल के लिए बना लेते हैं, एक लेते हैं H2 का रिलेशन करा देते हैं Cl2 से, तो जब यह अभिक्रिया करेगा तब बना देगा 2HCl, ठीक है। तो इसका आयतन ढूंढिएगा, तो इसका हो जाएगा 1 आयतन, तो इसका भी होगा 1 आयतन। अभिक्रिया के पश्चात देखिएगा तो 2 आयतन हो गया, ठीक है। तो इनका अनुपात यदि ढूंढिएगा आप, तो अनुपात क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, पहले का अनुपात 1, दूसरे का भी अनुपात 1 और तीसरे का अनुपात 2, तो ये भी एक सरल अनुपात है, ठीक है कि नहीं। तो गैलुसैक ने ये बताया था कि यह गैस संबंधित नियम दिया कि अभिक्रिया के पहले के जो उत्पाद हैं और अभिक्रिया के बाद उनका आयतन का अनुपात सरल अनुपात में होता है, ठीक है। फिर है एवोगाड्रो का नियम। इन्होंने बताया था कि समान ताप एवं दाब पर, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप एवं दाब पर कहता समान आयतनों वाले गैसों में अणुओं की संख्या भी समान होती है। जैसे देखा जाए अभी जैसे हम लोग गैस लिए थे विद्यार्थीगण, एक लिया गया है H2 और दूसरा लिया गया है क्या Cl2, तो ये भी गैस है और ये भी गैस है, बना देगा क्या HCl, तो ये भी क्या है एक गैस है। आपको पता है कि इसका आयतन यदि ढूंढा जाएगा तो हाइड्रोजन का आयतन कितना है 1, तो इसका आयतन भी कितना है 1, तो यहाँ जो आयतन बन रहा है वह आयतन कितना बन रहा है 2। लेकिन अणुओं की संख्या यदि देखिएगा तो इसमें अणुओं की संख्या, हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या आप बोल सकते हैं N अणु, ठीक है। इसमें क्या बोलिएगा, इसमें भी है N अणु, और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है 2N अणु, 2N अणु। तो इसमें अणुओं की संख्या भी क्या होता है बाबू, जितना पहले रहता उतना ही बाद में 1 + 1 2, तो यहाँ 2N अणु का निर्माण कर लेता है। इसी को हम लोग एवोगाड्रो नियम कहते हैं। इस प्रकार से आपका 6 नियम कंप्लीट हुआ। पहले इसको छाप लीजिए, फिर आगे का क्लास आप लोगों को बता दिया जाए।